WWE रॉयल रंबल मैच में कोई भी रेसलर एक बार ही एंट्री कर सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि WWE में एक ऐसा रेसलर भी है जिसने एक ही रॉयल रंबल में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन बार एंट्री की है। और वो रेसलर है मिक फोली, जो कि 1998 की रॉयल रंबल में 3 बार एंट्री कर चुके हैं। सबसे पहले वो कैक्टस जैक बनकर आते हैं और एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा एंट्री करते हैं, लेकिन इस बार मैनकाइंड बनकर। इस बार डस्टिन रोड्स के हाथों एलिमिनेट हो जाते हैं। बंदा यहाँ भी नहीं रुकता और फिर 28 नंबर पर दोबारा एंट्री करता है डूड लव बन के, लेकिन बंदा 3 बार एंट्री करने के बाद भी रॉयल नंबर नहीं जीतता और फारूक के हाथों एलिमिनेट हो जाता है। क्या आपको पता है कि WWE के टैग टीम मैच में सारे अच्छे कैरेक्टर लेफ्ट साइड पे ही क्यों होते हैं? ये इस वजह से नहीं होते कि उनको ये साइड बहुत ज्यादा पसंद है। ये इसलिए होते हैं कि व्यूवर्स उनके इमोशन देख सके उनके चेहरे पर, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी का तरीका है किसी के साथ भी बेटर कनेक्शन बनाने का, क्योंकि हमें उनके एक्सप्रेशन नजर आते हैं और हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सा रेसलर अच्छा है और कौन सा रेसलर बुरा है। क्या आपको पता है कि जेफ हार्डी अपने पहले मैच के बाद ही WWE से क्विट करने लगे थे? ये बात है 1994 की, जब जेफ हार्डी डेब्यू करते हैं रेजोर रेमन के अगेंस्ट। इस मैच में रेजोर रेमन जेफ हार्डी को इतनी बुरी तरह से पीटते हैं कि जेफ हार्डी हार मान जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद इनका एक और मैच होता है 1, 2, 3 किड के साथ, जिसको हम एक्स पैक के नाम से भी जानते हैं। इस मैच के बाद जेफ हार्डी अपना इरादा बदल लेते हैं और WWE में रहने का सोचते हैं और आगे जाकर वो एक डेकोरेटेड WWE चैंपियन भी बन जाते हैं। क्या WCW बेहतर थी WWE से? 1999 में हमें WWE में एक बहुत बुरी खबर मिलती है, जब ओवन हार्ट 72 फीट से सीधा रिंग में गिरते हैं उनकी रस्सी सही से कनेक्ट ना होने की वजह से। लेकिन ऐसा ही एक इंसिडेंट 1997 में स्टिंग के साथ भी होते बचता है। स्टिंग भी रस्सियों के जरिए ही नीचे आते थे, तो वो एक दफा जंप मारने के लिए रेडी होते हैं, तभी उनको एक मेंबर बताता है कि स्टिंग की रस्सी कनेक्ट नहीं है और पूरी तसल्ली से उसको चेक करते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं। उसके बाद स्टिंग रिंग के अंदर अपनी जंप मारते हैं। इससे ये तो पता चलता है कि WCW की सेफ्टी WWE से काफी ज्यादा बेहतर थी। आपके इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या आपको पता है कि WWE में एक रेसलर ने मर कर दोबारा जिंदा होकर एक ही दिन में मैच भी रेसल किया है? इस रेसलर का नाम था सैंडमैन। एक दिन सैंडमैन एक मैच रेसल करने के लिए जा रहे होते हैं कि रास्ते में ही वो बेहोश हो जाते हैं। ये इस वजह से होता है क्योंकि सैंडमैन ने नेल्बोफिन इंजेक्शन की ओवरडोज ले ली थी। इनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ पर उनको इमरजेंसी में एड्रेनालिन की डोज लगाई जाती है उनके दिल पर, जिसकी वजह से वो दोबारा होश में आ जाते हैं और उसी रात को फिर वो मैच भी रेसल करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आपके इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताइएगा। कभी भी इस रेसलर से नवंबर में फाइट मत करना। इस रेसलर का नाम है मिस्टर कैनेडी। तो बात है 8 नवंबर 2005 की, जहां एडी गुरेरो एक मैच रेसल करते हैं अगेंस्ट मिस्टर कैनेडी। ठीक इसके 5 दिन बाद एडी गुरेरो को हार्ट अटैक आता है और वो मर जाते हैं। फिर इससे 4 साल बाद 28 नवंबर 2009 में उमागा का मैच होता है मिस्टर कैनेडी के साथ, और इससे 6 दिन बाद उमागा की डेथ हो जाती है, वो भी हार्ट अटैक की वजह से। और इससे भी ज्यादा क्रीपी बात ये थी कि उमागा का रियल नेम भी एडी गुरेरो था। तो क्या ये मंथ बनोती है या ये रेसलर बनोती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ये WWE रेसलर मैच के बीच में ही सो गया। ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम आंड्रे द जायंट था। इनका एक मैच होता है बिग जॉन स्टड के साथ और स्टड इनको एक फेस लॉक में जकड़ लेते हैं पूरे 8 मिनट तक, लेकिन आंड्रे द जायंट लॉक से निकलने की बजाय वहीं सो जाते हैं। इसकी वजह ये थी कि आंड्रे द जायंट बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे और बहुत सफर करने की वजह से बहुत ज्यादा थक जाते थे, जिसकी वजह से वो रिंग में लड़ने की बजाय रिंग में ही सो गए थे। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कैसे की हल्क होगन ने WWE चैंपियनशिप की बेइज्जती? ये बात है रेसलमेनिया 9 की, जब हल्क होगन न्यू WWE चैंपियन बन जाते हैं और उन्हें एक टूर पर जापान जाना पड़ता है। और वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हल्क होगन कहते हैं कि WWE चैंपियनशिप तो एक खिलौना है, असल चैंपियनशिप तो ग्रेट म्यूटा के पास है, जो कि है IWGP चैंपियनशिप। It's just a toy. It's like a trinket on a Christmas tree, like an ornament. The belt that I want is the one that the great Muta has, the IWGP belt. ये बात WWE को अच्छी नहीं लगती और 1 महीने बाद ही जब हल्क होगन वापस आते हैं तो वो अपना WWE टाइटल योकोजुना को हार जाते हैं। और आखिर क्यों हल्क होगन सबको ब्रदर कहते हैं? Well, let me tell you something, brother. जब 1985 में हल्क होगन अपनी फर्स्ट रेसलमेनिया में रेसल करते हैं तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं और उनको बहुत सारे इंटरव्यूज और मीडिया अपीयरेंस करने पड़ते हैं। कभी कभी तो उनको एक ही दिन में 100 से 200 लोगों से मिलना पड़ता था और उन सब के नाम याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। तो हल्क होगन ने सबको ब्रदर कहना शुरू कर दिया, जो कि उनकी कैच फ्रेज भी बन गई। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो एक WWE रेसलर को उनकी मर्चेंडाइज सेल होने पर कितने पैसे मिलते हैं, आइए जानते हैं। तो जब कोई मर्चेंडाइज सेल होती है तो WWE रेसलर को उनका 25% मिलता है, लेकिन ये 25% प्रॉफिट में से मिलता है, टोटल सेल में से नहीं। फॉर्मर WWE रेसलर रायबैक बताते हैं कि अगर एक $30 की शर्ट सेल होगी तो उसका $1 रेसलर को मिलेगा, और अगर वो 1 से ज्यादा रेसलर हैं तो वो 25% भी उनमें डिवाइड होगा। बड़े WWE स्टार तो अपने हिसाब से प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन छोटे स्टार
स्टार्स को इन पर ही गुजारा करना पड़ता है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। WWE के गोट जॉन सीना आज हॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जॉन सीना के एक्टिंग कैरियर के पीछे रॉक का हाथ। जॉन सीना बताते हैं कि 2014 में उनको एक मूवी ट्रेन व्रेक में काम करने का मौका मिलता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा रोल नहीं किया होता। तभी वो रॉक को कॉल करते हैं एडवाइस लेने के लिए, जहाँ रॉक जॉन सीना को ये कहकर हौसला देते हैं कि अगर डायरेक्टर ने इस रोल के लिए तुम्हें चुना है तो कोई ना कोई बात होगी तुम में। ये सुनकर जॉन सीना को बहुत ज्यादा हौसला हो जाता है और फिर उसके बाद जॉन सीना ने बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज में काम किया है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप WWE के मेल रोस्टर्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सब रेसलर के चेस्ट पर बाल नहीं होते, लेकिन क्यों, आइए जानते हैं। पहली वजह है मसल डेफिनेशन, यानी रेसलर इतना हार्ड वर्क करके बॉडी बनाते हैं लेकिन बालों की वजह से वो छुप जाती है, लेकिन जब वो हेयर शेव करते हैं तो बहुत कमाल की बॉडी नजर आती है। दूसरी वजह है सेफ्टी, जब रेसलर्स की बॉडी पर बाल होते हैं तो उनके जख्मी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि रेसलर्स एक दूसरे की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हेयर आने से स्मेल बहुत ज्यादा आती है जो कि ओपोनेंट रेसलर को बहुत ज्यादा बुरी लगती है। इसलिए WWE के सारे रेसलर अपनी बॉडी के हेयर्स को शेव करते हैं। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या आपको पता है कि WWE की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा लंबा मैच कौन सा है? ये मैच था 2018 की एक रॉ के एक एपिसोड में, और इसमें ये मैच था गॉन्टलेट मैच, जो कि WWE हिस्ट्री का सबसे लंबा मैच बन गया। इस मैच में ब्रॉन स्ट्रोमन, इलायस, फिन बैलर, जॉन सीना, द मिज, सेथ रॉलिंस और द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज भी शामिल थे। और ये मैच ब्रॉन स्ट्रोमन ने जीता था। ये मैच 20 के 30 मिनट नहीं बल्कि पूरे 160 मिनट लंबा था, और ये मैच 5 स्टार मैचेस में से एक था। और इसके अंदर सेथ रॉलिंस की परफॉर्मेंस तो क्या ही कमाल की परफॉर्मेंस थी, जो कि एक नहीं बल्कि दो रेसलर्स को हरा कर इस मैच में टिकते हैं। जॉन सीना पे करते हैं पैसे WWE को, लेकिन क्यों, आइए जानते हैं। चाहे जॉन सीना का रियल नेम जॉन सीना ही है, लेकिन फिर भी उसके कॉपीराइट्स WWE के पास ही हैं, जिसका मतलब है कि अगर जॉन सीना किसी भी मूवी में अपना नेम यूज करेंगे तो उन्हें WWE को इसमें से कुछ प्रॉफिट देना होगा। और जॉन सीना को इससे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि WWE की वजह से ही तो वो इतने बड़े स्टार बने हैं। जैसे एक कैमरामैन की वजह से रेसलर को करना पड़ा अपना नेम चेंज। WWE में कैमरामैन है स्टू नाम के, जिसके बारे में आपने जॉन सीना से ये सुना होगा। ये कैमरामैन WWE में 90s के दौर से हैं और WWE की टीम में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और दूसरी तरफ वेड बैरेट रेसलर है जिनका रियल नेम भी स्टू है। स्टू कैमरामैन जो कि एक ओल्ड एम्प्लॉय है और सब उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो दोनों में कंफ्यूजन ना हो इसलिए वेड बैरेट को उनके रियल नाम से बुलाना WWE में अलाउड नहीं है। क्या आपको पता है कि रोमन रेंज की फैमिली NOI फैमिली WWE की ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फैमिली है, क्योंकि NOI फैमिली ने टोटल 40 रेसलमेनिया में से 16 रेसलमेनियाज को मेन इवेंट किया है। सबसे पहले योकोजुना जिन्होंने रेसलमेनिया 9 और रेसलमेनिया 10 को मेन इवेंट किया है। फिर आते हैं बुल द रॉक जिन्होंने रेसलमेनिया 15, रेसलमेनिया 16, रेसलमेनिया 17, रेसलमेनिया 28, रेसलमेनिया 29 और रेसलमेनिया 40 की 9-1 को मेन इवेंट किया है। फिर आते हैं द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंज जिन्होंने रेसलमेनिया 31, रेसलमेनिया 32, रेसलमेनिया 33, 37, 38, 39 और 40 को मेन इवेंट किया है। उसके बाद ओसोस ने भी रेसलमेनिया 39 की फर्स्ट नाइट को मेन इवेंट किया है। तो इस तरह NOI फैमिली WWE की ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फैमिली है। क्या आपको पता है कि WWE में जितने भी ब्लैक रेसलर चैंपियन बने हैं वो सब अपना टाइटल ब्रॉक लेसनर को हारे हैं। सबसे पहले 2002 में ब्रॉक लेसनर ने फर्स्ट ब्लैक WWE चैंपियन द रॉक को हराकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती। फिर 2019 में वो कोफी किंगस्टन को 7 सेकंड में हराते हैं, जो कि ब्लैक चैंपियन होते हैं। फिर जनवरी 2022 में ब्रॉक लेसनर 4th WWE चैंपियन बिग ई को हराकर बनते हैं WWE चैंपियन। फिर एक महीने बाद ही ब्रॉक लेसनर तीसरे ब्लैक WWE चैंपियन बॉबी लैशले और 4 और रेसलर्स को एलिमिनेशन चैम्बर में हराकर बन जाते हैं न्यू WWE चैंपियन। तो इसका मतलब है कि ब्रॉक लेसनर ब्लैक WWE चैंपियंस के लिए एक नाइटमेयर है। ट्रिपल एच अपने एंट्रेंस के दौरान मुंह से पानी क्यों फेंकते हैं, आइए जानते हैं। जब ट्रिपल एच ने 1995 में WWE में अपना डेब्यू किया तब फैंस कहते थे कि ट्रिपल एच कभी भी बड़ा स्टार नहीं बन पाएंगे और कभी भी WWE चैंपियनशिप नहीं जीतेंगे। 4 साल बाद ट्रिपल एच ने सबको गलत साबित किया जब वो मैनकाइंड को हराकर फर्स्ट टाइम WWE चैंपियन बन जाते हैं। इस विक्ट्री के बाद ट्रिपल एच बेल्ट को हाथ में पकड़कर फैंस में पानी फेंकते थे उन सबको चढ़ाने के लिए। इस मूव को फैंस से बहुत ज्यादा अच्छा रिएक्शन मिला और तब से ट्रिपल एच ने इसको अपना एक सिग्नेचर मूव बना लिया। चाहे वो हील कैरेक्टर हो या वो फेस कैरेक्टर हो, पानी वो जरूर फेंकते। क्या आपको पता है कि WWE में हर बेल्ट के 2 या 3 वर्जन होते हैं। हर बेल्ट का एक वर्जन यूज होता है टीवी में दिखाने के लिए, ये सिर्फ यूज होता है रेसलिंग रिंग में और मैचेस में। और हर बेल्ट का एक दूसरा वर्जन भी होता है जिसको चैंपियन अपने साथ हमेशा रखता है जहाँ भी उसको जाना होता है, जैसे कि किसी इंटरव्यू में जाना, ऑटोग्राफ साइन करना, मीडिया अपीयरेंस वगैरह। और कुछ बेल्ट्स का एक थर्ड वर्जन भी होता है जो कि
WWE के हेडक्वार्टर्स में पड़ा है। ये बेल्ट सिर्फ यूज होती है फोटो शूट्स के लिए और मीडिया के लिए। एक से ज्यादा बेल्ट होने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि अगर एक बेल्ट गुम हो जाए तो हमेशा पीछे बैकअप में एक बेल्ट पड़ी हो। कैसे WWE के एक गलत डिसीजन से हुआ WWE को करोड़ों का नुकसान। ये बात है 2013 की, जब बटिस्टा WWE से चले जाते हैं गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी की शूटिंग के लिए। लेकिन फिर 2014 में वो वापस आने का सोचते हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़ी फिल्म करके आए थे और बटिस्टा के इसके बाद रिटर्न करने से WWE को बहुत ज्यादा फायदा होगा। बटिस्टा ये ऑफर ट्रिपल एच को देते हैं तो ट्रिपल एच बटिस्टा का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये फिल्म तो चलेगी ही नहीं और बटिस्टा का आइडिया रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी ना सिर्फ कामयाब होती है बल्कि ये पूरे बॉक्स ऑफिस पर $770 मिलियन भी कमा लेती है। और कैसे एक बैंक रॉबरी ने बदल दिया बॉबी लैशले का करियर। ये बात है 2003 की, जब बॉबी लैशले एक बैंक में होते हैं तभी वहाँ पर चोर आ जाते हैं रॉबरी के लिए और इसी हलचल में बॉबी लैशले के पांव पर एक गोली लग जाती है। तब बॉबी लैशले ओलंपिक्स में रेसलिंग की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस इंजरी की वजह से बॉबी लैशले के सारे ख्वाब टूट जाते हैं। लेकिन जैसे ही बॉबी लैशले इंजरी से रिकवरी करते हैं WWE उनके पास जाती है और उन्हें WWE में काम करने की ऑफर देती है, जिसे बॉबी लैशले एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद 18 साल बाद वो WWE में मल्टीपल टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं। कैसे जीती इस रेसलर ने 18 सेकंड्स में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। ये बात स्टार्ट होती है 2012 की रॉयल रंबल में, जिसमें शेमस क्रिस जेरिको को एलिमिनेट करके रॉयल रंबल जीत जाते हैं और दूसरी तरफ डैनियल ब्रायन एलिमिनेशन चेंबर के मेन इवेंट में फेटल 5-वे मैच में अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड करते हैं, जिसमें वो लास्ट अपोनेंट सेंटिनो मरेला को हराकर अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं। तभी शेमस डैनियल ब्रायन पर अटैक करते हैं और उन्हें रेसलमेनिया में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हैं। फिर रेसलमेनिया में इनका मैच स्टार्ट होता है तो डैनियल ब्रायन मैच स्टार्ट करने से न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। आज हम सब कोडी रोड्स को द अमेरिकन नाइटमेयर के नाम से जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि असली अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के भाई डस्टिन रोड्स थे। वो WCW में ये कैरेक्टर यूज किया करते थे, लेकिन फिर WWE ने WCW को खरीद लिया तो ये कैरेक्टर भी उसी टाइम खत्म हो गया और डस्टिन रोड्स गोल्ड डस्ट बन गए। फिर कोडी रोड्स ने अपने भाई से द अमेरिकन नाइटमेयर के सारे राइट्स मांग लिए और डस्टिन रोड्स ने दे दिए। इससे हमें ये भी पता चलता है कि कोडी रोड्स कैसे अपनी फैमिली की लेगेसी को जिंदा रखने के लिए मेहनत करते हैं। और शील्ड एक ऐसी टीम जिसको देखकर WWE का हर फैन पागल हो जाता है। क्या आपको पता है कि असल में ये तीनों बंदे शील्ड में होने ही नहीं थे। असल में शील्ड के जो रियल बंदे WWE ने सेलेक्ट किए थे वो थे डैनियल ब्रायन, बिग शो और CM पंक। WWE चाहती थी कि CM पंक के लिए कुछ प्रोटेक्टर्स हों जो कि CM पंक की प्रोटेक्शन करें, क्योंकि तब CM पंक को एक डरपोक और भगोड़ा रेसलर दिखाया जाता था। लेकिन CM पंक को ये आइडिया नहीं पसंद आया और वो पंक ने ये तीनों नाम सजेस्ट किए। लेकिन फिर बाद में जाकर हमें स्टोरी लाइन के अंदर पता चलता है कि CM पंक और पॉल हेमन शील्ड को पैसे देते हैं CM पंक की चैंपियनशिप की रेन को बचाने के लिए। और 450 स्प्लैश एक ऐसा मूव जिसको देखकर फैंस की चीखें निकल जाती हैं। आइए जानते हैं इस मूव के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये मूव सबसे पहले स्कॉट स्टैनर ने 1987 में परफॉर्म किया था। तब वो पहले पैरों पर लैंड होते थे ताकि उनको और दूसरे रेसलर को कोई ज्यादा इंजरी ना हो। लेकिन जापानीज रेसलर हायाबुसा और स्कॉर्पियो नाम के रेसलर ने इस मूव को पॉपुलर किया, लेकिन WWE ने इस मूव को बैन कर दिया था 2005 में, जब पॉल लंदन के एक रेसलर ने ये मूव लगाई थी और लगाते हुए उनका मुंह टूट जाता है। फिर 2010 में WWE ने जस्टिन गैब्रियल को ये मूव करने के अलाउ कर दिया क्योंकि उनकी लैंडिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव और सेफ बना दी गई थी, लेकिन वो भी इस मूव से कई बार अपनी एल्बो इंजर कर चुके हैं। अब मुस्तफा अली, रिकोशेट और AJ स्टाइल्स जैसे रेसलर इसको रेगुलर बेस पे यूज करते हैं। मेरा फेवरेट तो 450 स्प्लैश है मुस्तफा अली का। आपको कौन सा है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो ये ट्रिक WWE यूज करती है अपने रेसलर्स को लंबा दिखाने के लिए। सबसे पहले आप WWE में जितने भी रेसलर देखोगे आपको 6 फीट से छोटे ही नजर आएंगे ताकि वो सब रेसलर से छोटे नजर आएं। और बैक स्टेज इंटरव्यू करने वाली लड़कियां भी अक्सर हील नहीं पहनती। कई बार इंटरव्यूअर्स को भी झुक कर इंटरव्यू करना पड़ता है। कई रेसलर्स वो जूते पहनते हैं जिनके साथ एक्स्ट्रा हील्स लगी होती है और रेसलर्स को ऐसे कैमरे एंगल में दिखाया जाता है कि वो लंबे नजर आए। और तो एक WWE रेसलर को उनकी मर्चेंडाइज सेल होने पर कितने पैसे मिलते हैं आइए जानते हैं। तो जब कोई मर्चेंडाइज सेल होती है तो WWE रेसलर को उनका 25% मिलता है, लेकिन ये 25% प्रॉफिट में से मिलता है, टोटल सेल में से नहीं। फॉर्मर WWE रेसलर रायबैक बताते हैं कि अगर एक $30 की शर्ट सेल होगी तो उसका $1 रेसलर को मिलेगा और अगर वो एक से ज्यादा रेसलर हैं तो वो 25% भी उनमें डिवाइड होगा। बड़े WWE स्टार तो अपने हिसाब से प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन छोटे स्टार्स को इन पर ही गुजारा करना पड़ता है। और क्या आपको पता है कि WWE के बिगेस्ट शोज में से एक रॉयल रंबल कभी होने ही नहीं थी। असल में
WWE रॉयल रंबल का आइडिया विंस मैकमैन का नहीं बल्कि पैट पीटरसन का था। वो ये आइडिया विंस मैकमैन को बताते हैं तो विंस मैकमैन उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर उसके बाद इनकी NBC के साथ एक मीटिंग होती है जहां विंस मैकमैन पैट पीटरसन का मजाक उड़ाने के लिए उन्हें कहते हैं कि ये आइडिया NBC के हेड को बताए। लेकिन शॉकिंगली NBC के हेड को ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है और फिर 1998 में फर्स्ट टाइम रॉयल रंबल मैच होता है जो कि ना सिर्फ विंस मैकमैन को बल्कि WWE फैंस को भी बहुत ज्यादा पसंद आता है और तब से लेकर आज तक एक ट्रेडिशनल पेपर व्यू बन गया है जो हर साल होता है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या आप जानते हैं कि जब भी कोई फैन WWE के रिंग के अंदर आ जाता है या फिर किसी रेसलर को टच करता है तो ये रेसलर रिएक्ट क्यों नहीं करते? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है। कोई भी फैन अगर रेसलर को टच करता है या बैरिकेड को कूद कर रिंग के अंदर आकर भी टच करता है, तब अगर कोई भी रेसलर उस फैन को अगर मारता है या फिजिकली असल्ट करता है तो उस रेसलर को $10,000 का फाइन भरना पड़ता है। वैसे बहुत कम फैंस के अंदर हिम्मत होती है कि वो ऐसे काम करें क्योंकि WWE रेसलर $10,000 के फाइन से ज्यादा उस फैन को पीटने में इंटरेस्ट रखते हैं। उसके बाद फैन को फाइन भी लगता है और उसको जेल भी भेज दिया जाता है। रैंडी ऑर्टन के वन ऑफ द बेस्ट RKOs। पहला जब रैंडी ऑर्टन सेथ रोलिंस के स्टंप को RKO में बदल देते हैं। दूसरा जब रैंडी ऑर्टन RVD को RKO लगाते हैं और RVD क्या कमाल की सेलिंग करते हैं। फिर आता है जेड गेबल वाला RKO, क्या कमाल है भाई। फिर रेसलमेनिया में रैंडी ऑर्टन जो CM पंक को RKO लगाते हैं। फिर जो रैंडी ऑर्टन अंडरटेकर के चॉक स्लैम को RKO में चेंज कर देते हैं। फिर आता है AJ स्टाइल्स को फिनोमिनल RKO और फाइनली रैंडी ऑर्टन के कैरियर का सबसे बेस्ट RKO जो कि वो इवान ब्राउनी को लगाते हैं। हैंड्स ऑफ टू ऑर्टन नहीं बल्कि वो रेसलर जो इसको सेल करते हैं। और एक ऐसा मोमेंट जिसकी वजह से आधे WWE फैंस ने रेसलिंग देखना ही छोड़ दिया। ये बात है 2015 के रॉयल रंबल की जिसको वर्स्ट पेपर व्यू भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक तो बिग शो और केन सबको एलिमिनेट कर देते हैं जिनमें WWE के मोस्ट लव रेसलर डैनियल ब्रायन भी होते हैं और फैंस डैनियल ब्रायन के अलावा किसी और को जीतता नहीं देखना चाहते थे। लेकिन वो रॉयल रंबल रोमन रेंस जीत जाते हैं जो कि WWE फैंस को जरा भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि रॉक रोमन रेंस को बचाने आते हैं लेकिन फैंस रॉक को भी बू करते हैं। इस शो के बाद लोगों ने #कैंसिल WWE करना शुरू कर दिया और WWE रॉ की व्यूवरशिप 50% तक नीचे चली गई और आगे 4-5 साल तक रोमन रेंस को नहीं पसंद करते थे और आखिरकार रोमन रेंस को अपना हिल टर्न करना पड़ा, तब जाके लोगों को रोमन रेंस पसंद आए। और एक ऐसा WWE टाइटल जो आज तक किसी ने नहीं देखा। ये बात है 2005 के WWE ड्राफ्ट की जहां WWE चैंपियन जॉन सीना स्मैकडाउन से रॉ पर ड्राफ्ट हो जाते हैं और स्मैकडाउन बिना एक टाइटल के रह जाती है। फिर स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर टेडी लॉन्ग एक न्यू स्मैकडाउन चैंपियनशिप अनाउंस करते हैं। फिर एक 6 मैन एलिमिनेशन होता है जिसे JBL जीत जाते हैं। फिर टेडी लॉन्ग के हाथ में काले बैग में WWE चैंपियनशिप होती है जिसे वो रिवील करने ही लगते हैं कि तभी हमें पता चलता है कि WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बटिस्टा रॉ से स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हो गए हैं। तो स्मैकडाउन के पास भी चैंपियनशिप आ जाती है तो इसकी वजह से नए टाइटल की जरूरत ही नहीं पड़ती और हमें कभी भी वो टाइटल देखने को नहीं मिला। और रोमन रेंस जो आज के टाइम पर WWE के सबसे बड़े रेसलर है जबकि द ग्रेट खाली इंडिया के सबसे बड़े रेसलर है। क्या हो अगर इनका मुकाबला हो। वैसे तो WWE ने द ग्रेट खाली को मजाक ही बनाकर रखा है लेकिन अगर हम बात करें 2008 के द ग्रेट खाली की जो कि जॉन सीना, अंडरटेकर, शॉन माइकल्स और बटिस्टा जैसे रेसलर्स के 12 बजा देते थे, तो अगर उस खली का मुकाबला रोमन रेंस से हो तो एक क्या 2 रोमन रेंस भी आ जाए तब भी द ग्रेट खली का कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि ग्रेट खली तब के एक मॉन्स्टर थे। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आखिर डोमिनिक मिस्टीरियो कौन सी गेम खेल रहे थे PSP पर 2005 में? ये बात हमें 18 साल बाद जाके पता चलती है एक्सेवियर वुड्स के YouTube चैनल अप अप डाउन डाउन के एक एपिसोड में। Because I know when you played PSP on SmackDown that one time, that was FIFA, right? It was not. No, BS. What was it? Don't say like Final Fantasy X or something. Dude, it's Unicorn! GTA. You were playing friggin' Liberty City Stories on that? Yeah. और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या आपको पता है कि ओलंपिक्स ने कर दिया था केस WWE पर? ये बात है 1999 की जब कर्ट एंगल WWE में अपना डेब्यू करते हैं। कर्ट एंगल जो कि एक ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट थे और वो जो अपने फिनिशर यूज करते थे उसका नाम था ओलंपिक स्लैम। लेकिन ओलंपिक्स वालों ने इस पर केस कर दिया क्योंकि ओलंपिक्स वर्ल्ड के सारे कॉपीराइट्स ओलंपिक्स वालों के पास थे। इसलिए WWE ने ओलंपिक स्लैम का नेम चेंज करके उसे एंगल स्लैम का नाम दे दिया। क्या आपको पता है कि WWE में एक रेसलर का एक ऐसा फिनिशर भी है जिसे 15 सालों में बस एक ही रेसलर ने किक आउट किया है? इस फिनिशर का नेम है एंड ऑफ डेज और ये फिनिशर है बैरन कॉर्बिन का। इस फिनिशर को सिर्फ ड्रू मैकिंटायर ने ही रेसलमेनिया 38 में किक आउट किया था। और उसके अलावा आज तक किसी रेसलर ने किक आउट नहीं किया।
इतने अच्छे रेसलर होने के बावजूद भी WWE ने बैरन कॉर्बिन को फायर कर दिया है। आपके हिसाब से क्या ये इनका अच्छा डिसीजन था या बुरा था? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर कभी भी जॉन मॉक्सली यानी कि अपने डीन एम्ब्रोज आपकी तरफ बोतल फेंके तो इसे फेंकने की गलती मत करना। जब डीन एम्ब्रोज ने WWE को छोड़कर AEW को ज्वाइन किया तो उन्होंने ट्रिपल एच का एक आइडिया चुरा लिया और उनकी तरह ही अपने एंट्रेंस के अंदर वो अपने साथ पानी की बोतल लाते हैं और मॉक्सली हर बार वो बोतल क्राउड की तरफ फेंक देते हैं, लेकिन थ्रो करने से पहले मॉक्सली उस बोतल पर अपने ऑटोग्राफ भी देते हैं। इस वजह से कभी भी जॉन मॉक्सली की ये बोतल मत फेंकना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी मिस्टेक्स जिसकी वजह से रेसलर्स को अपने कैरियर से हाथ धोना पड़ा। पार्ट 1। फर्स्ट, जब अंडरटेकर मरते मरते बचते हैं। स्लिम स्नूका जो कि 2008 के टाइम पर WWE में एज अ जॉबर थे, उनको रेसलमेनिया 25 में कैमरामैन का रोल दिया जाता है। उनका काम था अंडरटेकर को कैच करना जब वो डाइव लगाएंगे, लेकिन स्नूका अपनी जगह से काफी पीछे खड़े होते हैं और अंडरटेकर अपनी नेक पर लैंड करते हैं और 2 सेकंड के लिए बेहोश हो जाते हैं। अगर अंडरटेकर थोड़ा सा और आगे गिरते तो उनकी जान भी जा सकती थी। इस इंसिडेंट के बाद WWE स्लिम स्नूका को WWE से निकाल देती है। क्या आपको पता है कि रिक फ्लेयर का रियल नेम रिक फ्लेयर है ही नहीं? और ये बात उनको भी 60 साल बाद जाके पता चली। जब रिक फ्लेयर पैदा हुए थे तो इनको एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था और इनके रियल बायोलॉजिकल पेरेंट्स का कुछ नहीं पता था कि वो कौन है और इनके अडॉप्टेड पेरेंट्स ने इनका नाम रिक फ्लेयर रखा था। लेकिन फिर 70 साल बाद जाकर रिक फ्लेयर को आखिर पता चल जाता है कि उनका रियल नेम क्या है, तो उनका रियल नेम है फ्रेड फिलिप्स। कैसे इस रेसलर ने एक ट्रिक से ही अपनी सैलरी को 10 गुना से ज्यादा बढ़वा लिया। इस रेसलर का नाम था दी बैड गाय स्कॉट हॉल। स्कॉट हॉल के एजेंट बताते हैं कि जब WCW ने स्कॉट हॉल को साइन किया तो इनके कॉन्ट्रैक्ट में एक शर्त रखी गई थी कि अगर WCW किसी और रेसलर को हायर करेगी जिसकी सैलरी स्कॉट हॉल से ज्यादा होगी तो स्कॉट हॉल की सैलरी भी बढ़ा दी जाएगी, उस रेसलर की जितनी ही कर दी जाएगी। और इस तरह से स्कॉट हॉल ने एक ही साल में $4 मिलियन से ज्यादा की कमाई की थी। बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक के बाजू पर पेप्सी का टैटू है, लेकिन क्यों? इसकी सिर्फ ये वजह नहीं है कि उन्हें पेप्सी बहुत पसंद है, बल्कि जब वो स्कूल टाइम पे थे तो उनको एक सिंगर ब्रायन ब्रेकर बहुत ज्यादा पसंद है और ब्रायन ब्रेकर को कोका कोला बहुत ज्यादा पसंद थी और उन्होंने कोका कोला का टैटू अपने बाजू पर बनवाया था। ये बात CM पंक को बहुत ज्यादा कूल लगी तो उन्होंने भी अपने बाजू पर पेप्सी का टैटू बनवा लिया क्योंकि CM पंक को पेप्सी पसंद। जॉन सीना का सॉन्ग सुनते ही हर फैन पागल हो जाता है और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सॉन्ग्स में से एक है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये गाना असल में 3 सॉन्ग से कॉपी करके बनाया गया है? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या आपको पता है कि ब्रॉक लेसनर से पहले और भी बहुत सारे रेसलर्स को मौका मिला था अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ने का, जिनमें से एक थे द रेटेड आर सुपरस्टार एज। लेकिन एज मना कर देते हैं क्योंकि वो अंडरटेकर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे और वो कहते थे कि मैं पहले ही सुपरस्टार बन चुका हूँ, ये किसी उसको बंदे को मिलनी चाहिए जो कि इसका डिजर्व करता हो। What do you think? I was like, absolutely not. I'm already a made man. I'm in the main event of WrestleMania. उसके बाद मार्क हेनरी को भी चुना गया था अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ने के लिए, लेकिन अंडरटेकर खुद ही उनको मना कर देते हैं। एक इंटरव्यू में अंडरटेकर बताते हैं कि एक पॉइंट पर विंस मैकमैन चाहते थे कि व्लादिमीर कोज़लोव वो बंदे हो जो कि अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़े, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्या आपको पता है कि अंडरटेकर रिंग के अंदर से सही टाइम पर बाहर कैसे आ जाते थे? खैर, इसके बारे में WWE ने खुद ही बहुत दफा रिवील किया है। WWE सुपरस्टार मैच के स्टार्ट होने से पहले ही रिंग के नीचे मौजूद होते हैं, जहां उनके पास एक टीवी मॉनिटर होता है सब कुछ देखने के लिए, और उनके पास एयरबड्स और माइक भी होते हैं जिसके जरिए वो बैक स्टेज से कोई भी इंफॉर्मेशन ले या पहुंचा सकते हैं। रेसलर्स को काफी देर तक रिंग के नीचे ही रहना पड़ता है। एक बार अंडरटेकर और हॉर्नस्वॉगल का एक सेगमेंट होना था जिसमें हॉर्नस्वॉगल रिंग के नीचे ही सो जाते हैं। जब अंडरटेकर उससे पूछते हैं कि यार तुम इतने लेट क्यों आए, तो हॉर्नस्वॉगल बताता है कि मैं नीचे ही सो गया। ट्रिपल एच जो WWE के अंदर हथौड़ा इस्तेमाल करते हैं, क्या ये असली होता है या नकली? आइए जानते हैं इसके पीछे की ट्रिक। जब ट्रिपल एच ने अपना रेसलिंग कैरियर स्टार्ट किया था तो वो जो हैमर यूज करते थे उसका हेड रबर का बना होता था जो कि फेक होता था। लेकिन एक बार जब इनका मैच होता है द डेड मैन अंडरटेकर के साथ रेसलमेनिया 17 में, तो जैसे ही वो रबर का हथौड़ा अंडरटेकर को मारते हैं तो अंडरटेकर का सर फट जाता है और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। उस इंसिडेंट के बाद इनको रियल वाला स्लेज हैमर दे दिया गया जिसके हेड पर वो अपना हाथ रखते हैं ताकि दूसरे रेसलर को कोई इंजरी ना हो। WWE में जो गार्बेज कैन यूज होती है, क्या ये रियल होती है? बिल्कुल नहीं। WWE में जो गार्बेज कैन यूज होती है वो बिल्कुल अलग होती है उन कैनों से जो आपके घर के बाहर होती हैं। ये गार्बेज कैन एल्यूमिनियम से बनी होती हैं जो कि बस सोडा कैन जितनी ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो ये ना के बराबर ही डैमेज करती हैं रेसलर्स को। यहाँ तक कि गार्बेज कैन यूज करके अटैक के इम्पैक्ट को भी कम किया जा सकता है, जैसे बॉडी के ऊपर कोई पिलो रख दिया हो। WWE में यूज होने वाले बार्ब फायर,
क्या ये सच में रियल होते हैं? दोस्तों इसका आंसर डिपेंड करता है WWE पे। जब भी इनको रियल इफेक्ट दिखाना होता है तो ये रियल वाले ही यूज करते हैं, लेकिन PG एरा की वजह से जिसमें ज्यादा खून नहीं दिखाया जा सकता तो ये फेक वाला बार फायर यूज करते हैं जो कि रबड़ से बना होता है। जैसे आप देख सकते हैं इस क्लिप में डीन एम्ब्रोज इसको मुंह में ले रहे हैं। अगर ये रियल होता तो डीन एम्ब्रोज का मुंह ही कट जाना था। यहाँ तक कि जब एक बार ट्रिपल एच मिक फोली को इससे मार रहे थे तो रियल वाला बार 5 यूज हो रहा था, और जब मिक फोली ट्रिपल एच को मार रहे थे तो फेक वाला यूज हो रहा था। आखिर दामाद है WWE के, ऐसे ही थोड़ी ना। WWE में जब भी सुपरप्लेक्स लगाते हैं तो फैंस पागल हो जाते क्योंकि ये एक हाई फ्लाई मूव के साथ साथ सुपरप्लेक्स का कॉम्बिनेशन होता है। मगर हमें कैसे पता चलेगा कि किस पोजीशन में सुपरप्लेक्स लगेगा और किस सिचुएशन में नहीं? मैं आपको बताता हूँ। जब कोई रेसलर दूसरे रेसलर को टायर बगल पर बिठाते हैं और उसके पैर रस्सियों के अंदर होते हैं तो 99.9% सुपरप्लेक्स नहीं लगेगा, और जब लेग्स रिग्स के बाहर होंगी तो 100% सुपरप्लेक्स लगेगा ही लगेगा। तो आपको पता होगा कि किस सिचुएशन में सुपरप्लेक्स लगेगा और किस सिचुएशन में। कैंडो स्टिक से आप लोगों ने रेसलर्स को पिटते हुए तो देखा ही होगा। आवाज तो ऐसे आती है जैसे हड्डियां टूट रही हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये WWE के सेफेस्ट वेपन्स में से एक वेपन है। ये हॉलोवुड से बनी होती है और 2 से 3 बार मारने से ही ये टूट जाती है। स्टिक की दोनों साइड्स पर टेप लगाई जाती है ताकि कोई बड़ी इंजरी ना हो, लेकिन फिर भी कभी ना कभी इससे कोई बहुत बड़ी इंजरी आ जाती है। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग वीडियोस और देखने के लिए। थंब पिन्स जो WWE में इस्तेमाल होती है, क्या ये फेक होती है? तो मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल रियल होती है। जैसे WWE का हर वेपन में कोई ना कोई झोल होता है, लेकिन इसमें कोई झोल नहीं होता, ये बिल्कुल रियल होती है। ये आप रेसलर के रिएक्शन से भी समझ सकते हो। मिक फोली जिन्होंने WWE में बहुत से खतरनाक काम किए हैं, इन्होंने ही इन थंब पिन्स को WWE में इंट्रोड्यूस किया था। उनका कहना था कि ये पिन तब ज्यादा नहीं होती जब आप इसके ऊपर गिरते हो, बल्कि तब ज्यादा होती है जब एक एक करके सारी पिन्स निकाली जाती हैं, और बहुत कम ही लोगों में हिम्मत होती है इन पिन्स पर गिरने की। रैंडी ऑर्टन इसकी बेस्ट एग्जांपल है। गाने बजाने वाले ये गिटार WWE में लोगों को बजाने के काम आते हैं, मगर क्या ये रियल होते हैं? आइए जानते हैं। WWE में जो गिटार यूज होते हैं असल में ये रियल तो होते हैं, लेकिन इनके वुड को छील कर बिस्किट की तरह कमजोर कर दिया जाता है। एक बार रियल गिटार जेक द स्नेक रॉबर्ट्स नामी एक रेसलर के सर पे पड़ गया था, जिसकी वजह से उनका कैरियर ही खत्म हो गया। इसलिए कहते हैं डोंट ट्राई दिस एट होम। क्या आपको पता है कि जो रेसलर्स के मुंह से खून निकलता है वो रियल होता है या फेक? नहीं पता? मैं बताता हूँ। मैच के दौरान जब मुंह से ब्लड निकालना होता है तो रेफरी चुपचाप रेसलर को एक कैप्सूल दे देते हैं। जैसे ही रेसलर उस कैप्सूल को चबाते हैं तो कैप्सूल अंदर जाके फट जाता है, और इस कैप्सूल के फटने की वजह से वो सारा लिक्विड मुंह से बाहर आ जाता है, जो कि देखने में ऐसे लगता है जैसे ब्लड होता है, लेकिन ये फेक होता है। WWE में सबसे ज्यादा मजेदार मोमेंट्स में से एक मोमेंट होता है जब रेसलर्स टेबल्स तोड़ते हैं। लेकिन क्या ये टेबल्स रियल होती हैं? मैं बताता हूँ। टेबल सबसे ज्यादा सेफ वेपन होता है WWE में, क्योंकि टेबल्स चिप की तरह सेफ मटेरियल से बनाई होती हैं। ये एक सुपरस्टार के वेट से ही टूट जाती हैं। कई बार टेबल्स नहीं टूटती, उसका रीजन ये होता है कि टेबल्स के सेंटर में गिरना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टेबल्स का जो सेंटर होता है वहाँ पे सबसे ज्यादा एरिया सॉफ्ट होता है। लेकिन बात की जाए जापानीज टेबल्स की तो बिल्कुल रियल होती है, तभी तो ऐसे बुरे रिएक्शन आते हैं। इतने कमाल के एथलीट होने के बाद भी सिंह कारा इतने ज्यादा बॉचेस क्यों करते हैं? असल में WWE में आने से पहले सिंह कारा मैक्सिको की एक रेसलिंग प्रमोशन में काम करते थे, जहां उनका नेम था मिस्टिको, जहां सिंह कारा ने 10 से ज्यादा साल काम किया और वहां के सबसे ज्यादा पॉपुलर लुचाडोर बन गए थे। तो फिर क्यों वो WWE में इतनी मिस्टेक्स करते हैं? पहली वजह तो जो WWE ने उनको मास्क दिया था वो इतना ज्यादा टाइट था कि उसमें से सही से दिखाई भी नहीं देता था, और दूसरा जब भी सिंह कारा का मैच होता था तो WWE लो लाइट्स यूज करती थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गलतियां होती थी। और एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि सिंह कारा को इंग्लिश नहीं आती थी, जिससे वो अपने अपोनेंट्स के साथ सही तरीके से कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते थे। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कैसे एक मूव ने चेंज कर दिया WWE को हमेशा के लिए? ये बात है 1990 की, जब एरिक बिशॉफ WWE में इंटरव्यू देते हैं कमेंटेटर के लिए, लेकिन WWE उन्हें रिजेक्ट कर देती है। लेकिन फिर एरिक बिशॉफ को WCW में जॉब मिल जाती है और अपने हार्ड वर्क से एरिक बिशॉफ WCW के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं और WCW को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। फिर वो मंडे नाइट नाइट्रो लॉन्च करते हैं WWE के मंडे नाइट रॉ के मुकाबले में, जिससे मंडे नाइट वॉर शुरू हो जाती है। ये ऐसी तबाही मचा देते हैं और WWE के मेजर रेसलर्स को WCW में ले आते हैं और WWE तकरीबन तबाह हो जाती है। लेकिन फिर WWE फाइट बैक करती है और एटीट्यूड एरा की शुरुआत होती है, जिसको WWE का ग्रेटेस्ट एरा भी कहा जाता है, जिससे WWE जीत जाती है और ग्रेटेस्ट रेसलर कंपनी भी बन जाती है। और अगर एरिक बिशॉफ ना होते तो हमें कभी भी एटीट्यूड एरा देखने को नहीं मिलना था। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का फिनिशर F5 एक बहुत ही ज्यादा कमाल का और डिवास्टेटिंग फिनिशर है, लेकिन अब पेशे खिदमत है F20। ये फिनिशर NXT के एक सुपरस्टार ओबा फेमी यूज करते हैं, जो F5 से भी ज्यादा खतरनाक लगता है।
क्या आपको पता है कि WWE में साइन करने से पहले WWE हार्डी बॉयज को $150 देती थी हर मैच के लिए, लेकिन बदकिस्मती से उसमें से $100 इनका ट्रेनर इटालियन स्टैलियन ही रख लेता था और इनको $50 मिलते थे, जिससे उनका ट्रैवल एक्सपेंस भी पूरे नहीं होते थे और स्टैलियन कई बार उनको साथ लेकर जाता ही नहीं था और फिर हार्डी बॉयज को पैदल ही जाना पड़ता था। लेकिन फिर हार्डी बॉयज ने खुद ही WWE से कॉन्टेक्ट किया और उन्हें कहा कि जब भी उन्हें उनकी जरूरत पड़े तो वो उनसे सीधा ही कॉन्टेक्ट कर लें, जिससे सारे के सारे पैसे उन्हें ही मिलेंगे। WWE ने ना सिर्फ इनसे कॉन्टेक्ट किया बल्कि इनको फुल टाइम कैरियर के लिए भी साइन कर लिया और आगे जाकर ये एक लेजेंडरी ड्रीम भी बन गई। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कैसे इस बंदे की वजह से अंडरटेकर का पूरा कैरियर ही बदल गया। ये बात है अंडरटेकर के WWE में डेब्यू करने से पहले की, जब अंडरटेकर WCW में काम करते थे। अंडरटेकर WCW से डिमांड करते हैं कि उन्हें और कॉन्ट्रैक्ट दिए जाए, जिस पर WCW कहती है कि तुम अच्छे रेसलर हो लेकिन फैन तुम्हें कभी भी देखने के लिए पैसे नहीं देंगे। इस बात से अंडरटेकर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अंडरटेकर WCW को छोड़कर WWE ज्वाइन कर लेते हैं, जहां वो 5 बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट करते हैं और WWE के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रेसलर भी बन जाते हैं। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या आपको पता है कि WWE के लेजेंड केन को मैच रेसल करने पर पैसे नहीं बल्कि बर्गर मिला करते थे। ये बात है केन की WWE में डेब्यू करने से पहले की। केन को पैसे तो मिलते थे लेकिन इतने कम होते थे कि उनके पेट्रोल का खर्चा भी पूरा नहीं होता था और एक दफा तो उनको एक मैच में रेसल करने के लिए पैसे नहीं मिले बल्कि प्रॉम्प्टर ने उन्हें 2 बाय 1 गेट 1 फ्री बर्गर लेके दिए थे, वो भी बर्गर किंग से। और जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस रेसलर ने कमाए $7,50,000, वो भी 4 सालों तक बिना कुछ किए। ये रेसलर है दी हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स, जिन्हें 1997 की रॉयल रंबल में एक इंजरी हो जाती है और उसके बाद वो 4 साल तक रेसल नहीं करते और बहुत कम अपीयरेंस करते हैं WWE में। फिर भी हमें जिम रॉस के जरिए ये पता चलता है कि विंस मैकमैन शॉन माइकल्स को साल के $7,50,000 पे कर रही है। इसके पीछे 2 वजह। एक तो शॉन माइकल्स विंस मैकमैन के बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त थे और उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, और दूसरी ये वजह थी कि विंस मैकमैन को डर लगता था कि शॉन माइकल्स कहीं WWE को छोड़कर WCW ज्वाइन ना कर ले। और जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या आपको पता है कि WWE के लेजेंड बुकर टी ने तोड़ा WWE का एक रूल लाइव टीवी पर। 2011 में जब बुकर टी ने रेसलिंग से रिटायरमेंट लेकर एज अ कमेंटेटर अपना कैरियर शुरू किया तो उनको ये नहीं पता था कि कमेंटेटर शो शुरू होने से 3 घंटे पहले ही कोई भी लिक्विड नहीं पीते ताकि उन्हें बाथरूम ना जाना पड़े। लेकिन बुकर टी को ये बात नहीं पता थी और उनको शो के दौरान ही जाना पड़ता है। काफी देर तक बुकर टी की आवाज नहीं आती और फिर अचानक उनकी आवाज आ जाती है। और जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या बिग ई को पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है? ये बात है अक्टूबर 2021 की, जब बिग ई एक रेडियो शो दी ब्रेकफास्ट क्लब में एज अ गेस्ट बनकर जाते हैं। वहाँ बिग ई रेसलर्स का एक दूसरे पर टेस्ट बता रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे अपने ओपोनेंट पर यकीन है कि वो मुझे कभी भी गर्दन के बल नहीं फेंकेगा जिससे मेरी गर्दन टूट जाए। There's a certain level of trust you have with someone in what we do because it is entertainment, and I have to trust that you're not going to dump me on my head and break my neck. और इससे एग्जैक्ट 4 महीने बाद ही बिग ई को एक स्प्लैश लगता है जिसमें वो नेक पर लैंड करते हैं और उनकी नेक टूट जाती है। शुक्र है बिग ई को स्पाइनल इंजरी नहीं होती और उनको सर्जरी नहीं करानी पड़ती। लेकिन क्या ये बिग ई ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।